गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरे ये YouTube वीडियो देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। स्टूडेंट्स, ये एक न्यू यूनिट स्टार्ट हो चुकी है जो बहुत ही इजी है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट बिकॉज इस यूनिट में से यानी कि जो 4 चैप्टर्स को इंक्लूड करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ क्लास 12 की। जिन बच्चे ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इकोलॉजी से। व्हाट इज इकोलॉजी? तो इस समय जिन भी बच्चे के पास उनकी एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक अवेलेबल है वो प्लीज उसे ओपन कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से आसानी हो जाए पढ़ने में। अदरवाइज हम शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट। इकोलॉजी अपने आप में एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो स्टडी करता है इंटरेक्शंस की अमंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है और दो ऑर्गेनिज्म है आपके पास, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल यानी कि अबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस किस तरह से हो रही है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। इसके अलावा आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी इंटरेक्शन किसी भी फिजिकल वर्ल्ड से किस तरह से हो रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं किसी भी फिजिकल वर्ल्ड से यानी कि अबायोटिक एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरेक्शंस हो रही है, बातचीत हो रही है, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि हम नॉन लिविंग थिंग्स से तो बातचीत नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। अगर हम बात करें इसके बारे में स्टडी करें तो इकोलॉजी अपने आप में एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो स्टडी करता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शंस कैसे हो रही है, और या फिर ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शंस किस तरह से हो रही है। इकोलॉजी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम दिखा रखा है, कितने सारे वर्ड्स आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं। अगर मैथ पढ़ो तो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, ऑर्गेनिक, लेक, फूड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके बताइए, और ये सारे वर्ड्स इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इकोलॉजी अपने आप में कहा ना, एक सब्जेक्ट है पूरा, एक कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है। जो आप डायग्राम में देख रहे हो, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कितने सारे वर्ड्स, चाहे सारे के सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्ड्स इकोलॉजी से कोऑर्डिनेट होते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी को बेसिकली 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर रखा है। अब क्योंकि इकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हम इसको डिवाइड कर दिए छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि हम इसको आसानी से स्टडी कर सके। तो इकोलॉजी हमारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि 4 लेवल्स है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पता लगेगा। नंबर 2 इज पॉपुलेशन, नंबर 3 इज कम्युनिटी एंड नंबर 4 इज बायोम्स। ये 4 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। तो रिकैप करने के लिए, नंबर 1 इज ऑर्गेनिज्म, फिर नंबर 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं, देन कम्युनिटी की बात करेंगे एंड बायोम्स। तो ये 4 लेवल में हमने इकोलॉजी को डिवाइड कर रखा है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम पहला वाला टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड्स टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। कौन से ऐसे की एलिमेंट्स है जो वेरिएशन लाते हैं? वेरिएशन का मतलब है विभिन्नता लाते हैं, कि आप एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग है, चाहे वो फिजिकल या केमिकल कंडीशन, दोनों वे में, फिजिकल या फिर केमिकल कंडीशन के वे में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह अलग रहता है, किस तरह अलग खाता पीता है, किस तरह दिखाई देता है। तो वो पूछ रहे हैं उसके लिए सबसे की एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या है, की एलिमेंट्स कौन कौन से है। डू यू हैव एनी आइडिया? क्या आपको कोई आइडिया इसके बारे में कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसे छोटे एलिमेंट्स है जो फिजिकली और केमिकल कंडीशन के बेस पर हमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अलग बनाते हैं ताकि हम अलग अलग जगह पे रह सके? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। प्लीज टेक पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और अब आंसर आता है आपके सामने की जो सबसे इंपॉर्टेंट वंस है, जो की एलिमेंट्स है, उसमें आता है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये चार चीजें हैं जो अफेक्ट करती है, यानी कि की एलिमेंट्स है फिजिकल और केमिकल कंडीशन को किसी भी डिफरेंट हैबिटेट्स के बनाती है। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। द physico-chemical यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स alone do not characterize the habitat of an organism। अभी हमने पढ़ा ये सारी चीजें क्या है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये अकेले ही किसी हैबिटेट, किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को नहीं पहचानती। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स। इन सब के बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर पता लगेगा। पैथोजेंस तो आप सभी को पता है, पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बॉडी बनाकर रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। पैथोजेंस होते हैं वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज फैलाकर अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर देते हैं। इसी तरह से प्रीडेटर यानी कि शिकार, और कॉम्पिटिटर्स, कुछ ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन भी चलता है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, उन ऑर्गेनिज्म के साथ जिनसे वो आपस में कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस कौन से हो गए, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। पर इसके साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, क्योंकि आपस में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर ही इकोलॉजी बनाते हैं। राइट, तो रिकैप करते हैं इसको थोड़ा सा कि कौन कौन से फैक्टर्स है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स में पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। साथ साथ स्टूडेंट्स रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, ताकि आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगे। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स। अब हमने क्योंकि अबायोटिक फैक्टर्स की शुरुआत करी दी है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड लाइट की, तो शुरुआत करते हैं कि अबायोटिक फैक्टर्स किस तरह से हर चीज को इफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर, आपको गर्मी लगती है, आपको सर्दी लगती है, ये सारे हम किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, इन सब में नापते हैं। इसी तरह से वाटर है आपके पास, वाटर क्या है आपके पास, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वाटर, उसके बारे में जानेंगे, और वाटर में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इसी तरह से आपके पास सनलाइट, यहाँ लाइट कोई भी हो सकती है, बट मेन सोर्स जो होता है वो है सनलाइट। ये स्टूडेंट्स तो सनलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सॉइल, सॉइल किस तरह से, हमें कितनी सॉइल चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉइल के, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एलिमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत ही रेलिवेंट फैक्टर है, यानी कि द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वरीज सीजनिंग, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर चेंज होता रहता है। हमें पता है कि जो अप्रैल से जून जुलाई तक का महीना होता है वहां पर गर्मी रहती है, फिर जुलाई में मॉनसून सीजन आता है, फिर उसके बाद हमें पता है अगस्त से सितंबर अक्टूबर ये ऑटम सीजन हो जाते हैं, एंड उसके बाद हमारा विंटर सीजन आता है। राइट, तो ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो काफी सालों से हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि जो ये टेम्परेचर होता है इक्वेटर पे, प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, पोल्स तक जाते जाते ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। आप खुद देख लीजिए, दिल्ली में गर्मी रहती है ज्यादातर, लेकिन आप ऊपर की तरफ जाओगे, यानी ये तो सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूं मैं, अर्थ के अकॉर्डिंग देखो तो पोल की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ वर्टिकल जाओगे, जम्मू कश्मीर की तरफ, वहां ठंड रहती है, वहां गर्मी बहुत कम पड़ती है, धूप। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स, कुछ ऐसे भी यूनिक अनोखे हैबिटेट्स है, हैबिटेट्स मतलब जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमेशा टेम्परेचर जो होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड रहता है, हमेशा 1000 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड रहता है, यानी कि हमेशा 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहते हैं यहाँ पर टेम्परेचर। ऑलराइट, तो आपको पोल और इक्वेटर क्लियर कर देते हैं, साथ से जनरल नॉलेज गेन करते रहो। इफ यू डोंट नो इट्स ओके, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, दिस साइड जो होती है इक्वेटर हॉरिजॉन्टल वन, एंड जो ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है वर्टिकल वन, दैट इज पोल। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं पोल वाली साइड पर, तो वहां पर टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो यहां से इस तरफ जाते हुए, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए
जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता रहता है, गर्मी ज्यादा होती है, और जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, यानी कि सर्दी रहती है। ऑलराइट, ये तो आपको बहुत कॉमनली पता है। ठीक है, तो दिस इज अर्थ, दिस पार्ट इज नोन एज पोल, ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज इक्वेटर। इसी के अलावा आपको स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स जो है वो देख रहे हैं डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम आपको थर्मल स्प्रिंग्स के बारे में दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई जगह है जहां पर 1000 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एक्सीड रहता है, तो आप देख रहे हो कि पानी एकदम उबलने की स्टेट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा गर्म पानी रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है डीप सी हाइड्रोथर्मल। डीप सी यानी कि सी के अंदर, ये वाला डायग्राम जो आपको सेकंड दिखा रहा है वो पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर इतना गर्म पानी है, कुछ ऐसे हैबिटेट्स भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। मैंगो ट्रीज जो है ना, वो ऐसी कंट्रीज में कभी नहीं ग्रो करती, कनाडा एंड जर्मनी में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके बारे में कितना पता है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो कमेंट से पता लग जाएगा। और अभी आप आंसर देख ही सकते हैं कि मैंगो ट्री नीड अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट टू ग्रो। होता है ना स्टूडेंट्स, हर ऑर्गेनिज्म, हर चीज की अपने अपने एक लिमिट होती है, अपनी अपनी कंडीशंस होती है, कि मैंगो ट्री जो है वो सिर्फ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पे ही ग्रो कर सकती है। देयरफॉर इज नॉट फाउंड इन कनाडा एंड जर्मनी। तो वो कनाडा और जर्मनी जैसी जगहों पर नहीं पाई जाती, जहां पर टेम्परेचर जो होता है हमेशा क्या होता है, या तो ना तो ज्यादा हॉट होता है ना ज्यादा कोल्ड होता है। लेकिन मैंगो ट्रीज को कौन सा टेम्परेचर चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड। मैंगो ट्रीज को ग्रो करने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, इसलिए वो कनाडा और जर्मनी जैसी जगहों पर नहीं ग्रो करते। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट बाय। स्नो लिपर्ड्स क्यों नहीं पाए जाते केरला के फॉरेस्ट में? स्नो लिपर्ड्स नाम से पता लग रहा है, स्नो मतलब बर्फ में रहने वाले। अब वो बर्फ में रहने वाले हैं, यानी कि स्नो लिपर्ड्स लिव इन हाई अल्टीट्यूड। वो हाई अल्टीट्यूड में रहने वाले हैं, जैसे हिमालयाज हो गया, ठंडी ठंडी जगहों पर। केरला क्या है, केरला को आप सभी जानते हो, डज नॉट हैव अ सिमिलर हैबिटेट। वहां ठंड थोड़ा होती है, वहां पर तो वेट सा मेरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, जो स्नो लिपर्ड्स के लिए सुटेबल नहीं है। यानी कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी हैबिटेट में रहना पसंद करता है। इफ यू लिव इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप जम्मू कश्मीर जाते हो घूमने, तो जम्मू कश्मीर के अकॉर्डिंग आपको कपड़े ज्यादा लेकर जाने पड़ेंगे, ठंड होती है वहां, और इवन आप वहां पर एकदम से नहीं रह सकते, वहां पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो सेम सिमिलरली वे में हमारी भी अपनी एक हैबिटेट होती है कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रहने को तो हम जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर हमें धीरे धीरे आदत होगी, देन हम उस हैबिटेट में भी रह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि स्नो लिपर्ड्स केरला फॉरेस्ट में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स होते हैं उनका हैबिटेट ही ऊपर के हाई अल्टीट्यूड में रहना होता है, हिमालय हो गया, ठंडी ठंडी जगहों पर। लेकिन केरला जो होता है वो गर्म जगह होती है, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहां प्रेजेंट होता है, इसलिए स्नो लिपर्ड्स वहां पर नहीं रह सकते। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन, ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। जो टूना फिश होती है, टूना फिश यानी कि एक फिश का नाम है, जो क्या है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पाई जाती है, ओशंस की। वाई? बहुत कम पाई जाती है। चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम। आप सभी ने पढ़ रखा होगा काइनेटिक्स क्या होता है, तो उनकी स्पीड में काफी फर्क आ जाता है अगर टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, कैन फर्दर ब्रिंग आउट द चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब अगर चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, तो उससे उनकी फिजिक यानी कि उनके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसमें भी काफी चेंजेस आते हैं, और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको काफी असर पड़ता है। दैट इज वाई दे रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द ओरिजिनल हैबिटेट। तभी वो अपनी नॉर्मल हैबिटेट में ही रहते हैं, वो ज्यादातर लैटिट्यूड ओशंस में नहीं पाए जाते, क्योंकि इससे उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को काफी इफेक्ट पड़ता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं, सो दैट इट विल मोटिवेट्स मी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है यूरिथर्मल, एक फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दे आर कॉल्ड यूरिथर्मल। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं। टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है? सहन करना। ठीक है, सहन कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को, गर्मी को बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? यूरिथर्मल। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? यूरिथर्मल। और दूसरा है स्टेनोथर्मल। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ
लिमिटेड टेम्परेचर तक ही रह सकते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ लिखा है ना रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर तक एडजस्ट कर पाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, स्टेनोथर्मल। वाटर, जो सेकेंड अबायोटिक फैक्टर की हम बात कर रहे थे, जो बहुत की इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, दैट इज वाटर। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, अब यहाँ पर हमारे टेम्परेचर वाला कंसेप्ट क्लियर होता है छोटा सा, जिसमें हमने यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की। यूरीथर्मल, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ऑलराइट। और फिर हमने बात की कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने ही टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने हैबिटेट में रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है वाटर। Water is the most important factor influencing the life of organisms. In fact, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, जो लाइफ है अर्थ पर वो ओरिजिनेट हुई होती है वाटर पे, और इसकी अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, तो वाटर के बिना तो हमारी जो धरती है अर्थ है वो तो सस्टेन ही नहीं है। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है डेजर्ट्स में, ठीक है, रेगिस्तान वाली साइड पर, वहां पर इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म वहां पर रह सकते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पता है, कुछ रैट्स होते हैं और कैमल होते हैं, राइट। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जो प्रोडक्टिविटी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का, वो भी किस पे डिपेंड करता है, हैवीली वाटर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वाटर पे डिपेंड करता है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। यस, देखो जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनको तो शुरू से आदत है, वो तो ऑर्गेनिज्म वाटर में ही रहते हैं, उनकी हैबिटेट ही वाटर है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए क्या क्या मैटर करता है, पानी की क्वालिटी, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन, उसमें कितना केमिकल कॉम्पोजिशन है, एंड वाटर का पीएच क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमारे जो बायोस्फीयर में वाटर है वो सबसे ज्यादा पार्ट कंटेन करके रखता है, वाटर पे हमारी आधी से ज्यादा लाइफ डिपेंड करती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो सबसे ज्यादा उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, उसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते। तो उनके लिए तो वाटर की जो क्वालिटीज है, केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरीहेलाइन एंड स्टेनोहेलाइन, ये भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म है वाटर के। अगर कंपैरिजन में हम देखें कि मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, बहुत सारे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है वो सी वाटर में नहीं रह सकते, बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं एकदम साफ सुथरे पानी में, वो सी वाटर में कैसे रह सकते हैं, सी वाटर में तो थोड़ा सा सॉल्ट भी मिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है। ऑस्मोटिक क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, तो उनकी बॉडी से जब फ्लो ही नहीं हो पाएगा वाटर आसानी से, तो वो कैसे रह सकते हैं सी वाटर में। इसीलिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूरीहेलाइन और एक होते हैं स्टेनोहेलाइन। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सहन कर लेते हैं किसी भी तरह की सैलिनिटी को। सैलिनिटी मतलब कि वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटीज कैसी है, उसको किसी भी तरह से सहन कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, यूरीहेलाइन ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से आपके पास कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, यानी कि कुछ नैरो रेंज के टेम्परेचर सैलिनिटी तक ही रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उसे कहते हैं स्टेनोहेलाइन। उसे क्या कहते हैं, स्टेनोहेलाइन। तो आई होप क्लियर हो गया यूरीहेलाइन क्या होते हैं, स्टेनोहेलाइन क्या होते हैं। लाइट, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लाइट, और कह लो आप सनलाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy। एक फोटोसिंथेसिस ही ऐसा प्रोसेस है जो पूरा पूरा पॉसिबल तब होता है जब सनलाइट अवेलेबल हो। सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अवेलेबल क्योंकि वो सनलाइट ही है जो एक सोर्स ऑफ, एकमात्र सोर्स ऑफ लाइट है, एनर्जी। मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स, बहुत सारी जो छोटी छोटी स्पीशीज होती है ना, आप सभी को पता है हर्ब, श्रब्स, ट्रीज क्या होता है, growing in forests are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना हमारे पास, छोटे प्लांट्स का मतलब क्या हुआ, हर्ब्स एंड श्रब्स, क्योंकि ट्रीज तो बड़े प्लांट्स में आ जाती है। हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ऑप्टिमली, यानी कि कभी कभी ही अडॉप्ट कर पाते हैं। क्यों अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो छोटे पेड़ होते हैं ना वो लंबी लंबी ट्रीज से ढक जाते हैं,
जो छोटे पेड़ होते हैं ना वो लंबी लंबी ट्रीज से ढक जाते हैं, यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपके पास ये क्या है, हर्ब है। थर्ड वन डायग्राम जो है आपके पास वो हर्ब्स का है। फिर ये क्या है, आपको ये कह दो आप श्रब्स हो गया, ठीक है, ये श्रब्स का डायग्राम है। तो ये क्या है, लंबी लंबी ट्रीज है। ये लंबी लंबी ट्रीज क्या है, इनकी वजह से उनको लाइट नहीं आ पाती, सनलाइट, तो ये क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत कम तरीके से हो पाता है। तो ये लंबी लंबी ट्रीज जो है वो एक जगह घेर लेती है और फिर इनको अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने ही नहीं देती। यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो किया हुआ है स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट को पता है फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता है वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता लगे कौन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। जिस भी समय पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं और मुझे पता लगे कि आपको कितना पता है। लाइट जो है, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इनमें कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है और नीचे से वाटर इन्हें मिलता रहता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में और आसान तरीके में बता दिया। अब जिन स्टूडेंट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है वो स्टूडेंट जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photo periodic requirement for flowering. कुछ plants होते हैं वो sunlight पे depend रहते हैं ताकि वो उन्हें light मिल सके और फिर light मिलने से ही flowering होगी plant में। For many animals too. अब plants की तो बात होगी, plants तो sunlight पे depend करते ही है। अब biotic factors कैसे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स कैसे डिपेंड करते हैं लाइट पर? फॉर एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट in that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity. उनको भी काफी इन सब चीजों से इफेक्ट पड़ता है, लाइट से किस तरह से वो रहते हैं, उनकी सीजनल एक्टिविटीज जो होती है वो लाइट पे डिपेंड करती है। एनिमल्स की भी फॉरेजिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। माइग्रेटरी एक्टिविटीज क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के किस पे डिपेंड करती है? लाइट पे डिपेंड करती है। सॉइल, जो फोर्थ कॉमन फैक्टर है, की एलिमेंट है, वो है सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वरी। ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचर है और प्रॉपर्टीज है सॉइल की वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, वो अलग अलग जगह पर अलग तो होगी, लेकिन वो किस चीजों पर डिपेंड करती है जिससे हम ये पहचान सके कि यहाँ की मिट्टी अलग है और हम कहीं दूर जा रहे हैं वहां की मिट्टी अलग है। तो ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस कैसा है। वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है ना स्टूडेंट्स, वो टूटती रहती है समय समय के साथ, राइट? ये तो आप सभी ने सोशल स्टडीज में भी पढ़ रखा है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो छोटी छोटी मिट्टी टुकड़ों में टूटती रहती है, छोटे छोटे पत्थरों में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग प्रोसेस। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, या सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, उससे भी काफी फर्क पड़ता है सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टीज में। और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड, और किस तरह से सॉइल की डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, यानी कि किस तरह से सॉइल में वक्त के साथ चेंजेस आए हैं। ये सारी चीजें सॉइल में मैटर करती है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड नेचर को। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन करते हैं percolation and water holding capacity of the soils. percolation and water holding capacity of the soil, कुछ सॉइल्स जो होती है एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को बहुत जल्दी और कुछ जो होती है देरी से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। आप इसकी एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हो जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस सॉइल में ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है और किस सॉइल में कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। वो कैसे पता लगता है, वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो कैसे डिटरमाइन होता है? सॉइल के कॉम्पोजिशन से। ग्रेन का साइज, मिट्टी का साइज कितने, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कोई थोड़े मोटे मोटे भी होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मिट्टी तो हमेशा चूर चूर होकर आपको दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ग्रेन साइज भी दिखेगा और एग्रीगेशन की मिट्टी किस तरह से जुड़ी हुई है, राइट। these characteristics along with parameters pH हो गया, मिनरल कंपोजिशन हो गया या फिर टोपोग्राफी हो गई, ये डिटरमाइन करती है कि किसी जगह पर मिट्टी की नेचर कैसा होगा, मिट्टी की प्रॉपर्टी कैसी होगी। ऑलराइट, तो सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन,
पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी, ये सारी डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है कि किसी जगह पर मिट्टी की क्वालिटी, प्रॉपर्टी या नेचर कैसा होगा। दिस इन टर्न इंडिकेट्स करती है, डिक्टेट्स करती है दैट द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, अब तो आगे हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, जमीन की बात कर रहे थे, मिट्टी की बात कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें, यानी कि पानी में भी तो मिट्टी पाई जाती है। अगर आपने देखा हो एक्वेरियम को ही देख लीजिए, आपने देखा होगा वहां पर नीचे मिट्टी भी होती है, पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मिट्टी कितनी सेडिमेंट नीचे की तरफ ठहरती है, ठीक है, ऑफन डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का एनिमल वहां पर आएगा, किस तरह का एनिमल वहां पर आएगा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि अगर आपके पास मिट्टी अच्छी होगी तो वो आपको बताएगी कि किस तरह का प्लांट आपके पास ग्रो अप करने